नमस्कार। आज हम रीति काल के प्रमुख कवि महाकवि बिहारी के प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में बिहारी संकलित हैं और बिहारी का काव्य रीति काल में अपना एक विशेष महत्व रखता है। बिहारी पर विशेष रूप से जो प्रश्न बनते हैं उनमें सबसे प्रमुख प्रश्न है बिहारी के काव्य को गागर में सागर क्यों कहा जाता है, सिद्ध कीजिए। बिहारी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। बिहारी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बिहारी के छंद विधान पर प्रकाश डालिए। ये बहुत सारे प्रश्न बिहारी पर बनते हैं। आज हम बिहारी के अलंकार योजना पर बात कर रहे हैं। बिहारी के साहित्य में जिन अलंकारों का प्रयोग बिहारी ने किया है, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बिहारी का पूरा साहित्य जो है वो अलंकार पर ही बेस्ड है। बिहारी ने बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों अलंकारों का, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग अपने साहित्य में बहुत खूबसूरती से किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहारी को जो उपमाएं दी जाती हैं, बिहारी को जो याद किया जाता है, बिहारी को जो पढ़ा जाता है, उसके पीछे बिहारी का जो साहित्य है, उसका जो लालित्य है, उसके साहित्य का जो सौंदर्य है, उसका भाव पक्ष की जो श्रेष्ठता है, कला पक्ष की अद्वितीयता है, यही बिहारी को बिहारी बनाती है। तो आज हम बिहारी के एक प्रश्न पर बात कर रहे हैं और बिहारी का वो प्रश्न है कि बिहारी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। मान लो यह प्रश्न आपके पास आता है तो अब सबसे पहले तो आप बिहारी के काव्य में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग बिहारी ने किया है उनको ढूंढिए, उनको इकट्ठा कीजिए। प्राय बिहारी ने समस्त अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन सर्वाधिक उन्होंने जो प्रयोग किया है वो है आपका यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, परिकर, काव्यलिंग जैसे उपन्यासों का उन्होंने अलंकारों का उन्होंने प्रयोग अपने साहित्य में किया है। बहुत संक्षेप में, क्योंकि वीडियो जब बड़ा होता है तो आप लोग बोर हो जाते हैं। बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत सारगर्भित तरीके से हम इनके अलंकार योजना पर बात करते हैं कि बिहारी ने किस तरीके से अपने साहित्य में अलंकार विधान को प्रस्तुत किया। सबसे पहले बिहारी का जो है वो जो अलंकार जो प्रमुख रूप से बिहारी प्रयोग में लेते हैं वह है अनुप्रास अलंकार। बिहारी के दोनों की एक और विशेषता है और वो ये है कि बिहारी बहुत कम शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में अलंकारों के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में। इसलिए बिहारी को के दोहों को गागर में सागर इसीलिए कहा गया। उसके पीछे कारण यही है कि कम शब्दों में उन्होंने एक दोहे में बहुत बड़ी विस्तार से बात कह दी। उस दोहे की व्याख्या अपने आप में बहुत विस्तार प्राप्त करती है। तो इनका जैसे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में आप देखिए कि दृग उजरत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। है देव, ये कोई नई रीति नहीं है। जब दो लोगों के दृग नयन नेत्र उलझते हैं तो हृदय प्रेम में पड़ता है, और जब वो प्रेम में पड़ता है, दो चतुर हृदय मिलते हैं, प्रीत में पड़ जाते हैं, उसको देखकर जो दुर्जन लोग होते हैं उनके हृदय में गांठ हो जाती है। ये कोई नई रीत नहीं है। वो उसका विरोध करते हैं, उनको इसमें बुराइयां नजर आती हैं। एक्चुअली बुराई होती नहीं है, लेकिन प्रेम करने वालों को देखकर लोग ईर्ष्यावश उनके हृदय में गठान पड़ जाती है। तो बड़े खूबसूरत तरीके से अनुप्रास में देखिए, टूटत कुटुम, जुरत चरुत चतुर, ये एक क्रम में चल रहा है।
उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया। इसके बाद आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक जैसे दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है, लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जग वह पाए बोराए। एक कनक का मतलब गेहूं और दूसरे कनक का मतलब सोना। गेहूं को तो आदमी खाने के बाद पागल होता है, जब पेट भर जाता है। ठीक है, यहां कनक में दो अर्थ और आ जाते हैं। कनक गेहूं को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। तो यहां धतूरे का अर्थ लिया है कवि ने कि एक कनक धतूरे को तो खा के आदमी पागल होता है, धतूरे में जहर होता है, और लेकिन जो दूसरा धतूरे का अर्थ इन्होंने, दूसरे कनक का अर्थ इन्होंने जो लिया है वो सोना लिया है कि उसको तो प्राप्त करते ही आदमी पागल हो जाता है, बौरा जाता है। कि कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, के एक कनक में अर्थात धतूरे में, धतूरे से अधिक सोने में मादकता अर्थात मस्त कर देने वाला, बौरा देने वाला तत्व ज्यादा है, क्योंकि उसको तो खाएंगे तो ही पागल होंगे, लेकिन इसको तो पाते ही पागल हो जाता है। तो यहां इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से यमक अलंकार का प्रयोग किया। श्रेष्ठ अलंकार में बिहारी ने जो लिखे हैं दोहे, अजो तर्यो ना ही रयो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसिर लयो बसी मुख तन के संग। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग किया। उपमा का देखिए आप कि अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पत ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष सी होती। कृष्ण जब होठों पर हरे बांस की बांसुरी को रखते हैं तो श्याम के पीतांबर, श्याम का रंग, होठों का रंग, पुतलियों का रंग, इन सब के मिलने से वह बांसुरी जो है इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो जाती है। अद्भुत वर्णन, अलंकारों का संयोजन जो बिहारी के साहित्य में मिलता है वो बहुत कम कवियों के साहित्य में मिलता है। बिहारी अलंकार संयोजन में बहुत परिपक्व कवि थे, बहुत अनुभवी कवि थे। इसी तरह से रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार में वो कहते हैं कि इत आवत चली जाते उत चली छता तक हाथ, यानी नायिका जो है अपने प्रिय के विरह में इतनी कृशकाय हो गई है कि वो जो सांस लेती है तो आगे होती है हवा के झोंके के साथ, और सांस छोड़ती है तो पीछे चली जाती। तो कवि अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करते हैं और अतिशोक्ति अलंकार के माध्यम से, कि कभी कभी ऐसी चीजें जमती नहीं है कि ऐसा होता है क्या, लेकिन बिहारी के साहित्य में ऐसा होता है, बिहारी की नायिका के साथ ऐसा होता है। एकमात्र बिहारी ही हैं जो ये सारा सब कुछ प्रपंच रच सकते हैं अपने काव्य में अलंकार विधान के माध्यम से। इसी तरह अन्योक्ति अलंकार, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। एक कली का वर्णन है, एक फूल का वर्णन है, एक भंवरे का वर्णन है, लेकिन इसके माध्यम से राजा जयसिंह को उसकी वास्तविकता से अवगत कराना है, इसके माध्यम से राजा जयसिंह को समझाना है। और राजा जयसिंह भी बहुत विद्वान थे, वो उस बात को, उस तत्व को समझते हैं, समझ गए हैं। इसी तरह से परिकर अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी उन्होंने अपने साहित्य में किया। जैसे विरोधाभास का एक उदाहरण देखिए कि या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये विरोधाभास अलंकार है कि काले रंग में डूबने के बाद श्याम होने की बजाय और उज्जवल हो गए। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो कवि ने, बिहारी ने अपनी अलंकार योजना को, अपने अलंकारों को इतने खूबसूरत तरीके से अपने काव्य में पिरोया है कि काव्य का सौंदर्य हजारों लाखों गुना बढ़ गया है। अगर हम ये कहें
कि अगर ये अलंकार नहीं होते और इनके समायोजन का तरीका बिहारी को नहीं आता तो शायद बिहारी बिहारी नहीं होते। बिहारी का बिहारी होने में सबसे बड़ा जो गुण है वो उनका अलंकार विधान है, अलंकार योजना है। इसी तरह से उनका एक उदाहरण है संस्कृति अलंकार। बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम कवियों ने इसका प्रयोग किया है, लेकिन बिहारी ने इसका प्रयोग किया है। उदाहरण के रूप में देखिए, नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की गति एक सी होई। मनुष्य की और पानी के, नल के पानी की एक जैसी गति होती है। जे तो नीचो वह चले, ते तो ऊंचो होए। आप नल के पाइप को दबाइए, आप जितना आप दबाएंगे पानी उतना ऊंचा जाएगा। इसी तरह से कभी नल के पानी के माध्यम से, संसृष्टि अलंकार के माध्यम से कवि मनुष्य को यह शिक्षा देना चाहते हैं, इंसान को, मानव को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि जितना पानी दबता है, नीचा होता है, झुकता है, उतना ऊंचा जाता है। उसी तरह मनुष्य जितना दबेगा, जितना झुकेगा, जितना विनम्र होगा, यहां तात्पर्य दबने झुकने से उसका भयभीत होना नहीं है, उसका भीरू हो जाना नहीं है, यहां उसका विनम्र होना है। जितना वो विनम्र होगा, जितना वो फलदार वृक्ष की तरह बड़ा होने के बाद झुकेगा, उतना ही वो और बड़ा होगा, ऊंचा होगा। तो यह विशेषता बिहारी के काव्य में देखने को मिलती है। हमने विभिन्न अलंकारों के उदाहरणों के आधार पर यह समझने का प्रयास किया कि बिहारी की अलंकार योजना जो है उनके साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और यह एक प्रश्न आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसलिए इस प्रश्न को विस्तार से, मैंने आपको एक एक उदाहरण दिया है, इसमें और भी आप उदाहरण छांट कर, ढूंढ कर अपने विषय, अपने इस प्रश्न के उत्तर को विस्तार दे सकते हैं, ताकि आपको अंक बहुत अच्छे प्राप्त हो सके। तो आप इस की पृष्ठभूमि में इस प्रश्न को तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए इसके, और अगर वक्त मिलता है और माहौल ठीक होता है कोविड के इस समय में, महाविद्यालय में आकर आप उस प्रश्न को जो नोट्स आप बनाएं एक बार चेक करवा लें, तो आपके लिए वो फाइनल नोट्स बनेगा और परीक्षा में उपयोगी होगा। नमस्कार।